एवरीवन, स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के अंदर। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। हम समझ रहे थे वाइगॉस्की का पार्ट 2 है ये, या क्लास 2 है, जिसमें वाइगॉस्की कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। फ्राइडे को हमने डिस्कशन किया था इन पे, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज वगैरह हम समझ चुके थे। इसके अलावा सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज के बारे में हमने बात कर ली थी, लैंग्वेज के टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली थी, वाइगॉस्की ने लैंग्वेज और थॉट को लेके क्या कहा है इस पे हमने बात कर ली थी। 3 और मुख्य पॉइंट्स हैं या टर्म्स हैं जो वाइगॉस्की के बारे में आपको पता होने चाहिए। उन तीनों पे आज हम चर्चा करते हैं और कोशिश रहेगी कि ये थियरी आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है हो सके तो 6 बजे कर दीजिए वाली क्लास। ये क्लासेस अलग अलग हो जाएगी ना आपकी, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है यार, बहुत ज्यादा थकान थी। आपकी तो छुट्टी रही सैटरडे संडे, हमारी नहीं रही, मतलब मेरी तो नहीं थी। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तबीयत सही है भाई। एक्सरसाइज फिर से शुरू किया आज से, लेट्स सी कब तक चलती है। तो थकान है। सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 और महत्वपूर्ण टर्म है वाइगॉस्की की थियरी के बारे में, जो हमने सोसाइटी कल्चर के बारे में तो सुना ही है। उसके अलावा 3 और चीजें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। है उसी के आसपास जो हमने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में पढ़ा था, उसी के आसपास है। ठीक। एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र कह देते हैं। स्कैप फोल्डिंग को मचान कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर को कहते हैं ज्यादा जानने वाला योग्य या अन्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आते हुए भी डर लग रहा है कि जॉब मिलेगी या नहीं। आकाश भर भर के तैयारी कीजिए, हो जाएगा अंकुर। ठीक। तो अगर हम बात करें, सारा प्रीवियस देख लो जानवी। अगर हम बात करें किस चीज की, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ टर्म्स की। वाइगॉस्की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स कह लीजिए या कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए। किसकी थियरी में बात हो रही है? वाइगॉस्की की। ठीक है, वाइगॉस्की की थियरी में चर्चा हो रही है। अब ये क्या क्या है भाई? ये मोर नॉलेजेबल अदर, उससे पहले हम लिखेंगे, यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं, ZPD बोलते हैं जिसको, ZPD, जोन ऑफ, Z फॉर जोन, जोन ऑफ, P फॉर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट।
मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है संभावित दायरा, आसपास वाला दायरा। ठीक है जी। प्रॉक्सिमल मतलब संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र, बात सही है। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र का मतलब है कि संभावना है कि यहां तक विकास संभव है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि एग्जैक्ट क्या मतलब है इसका। दूसरी एक चीज है यहां पर स्कैप फोल्डिंग, उस पर भी बट बाद में नहीं आ सकते, अभी जानना जरूरी है क्योंकि चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग जनरली उसको बोलते हैं जो आपने देखा होगा ना, जब लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें वो लगे रहते हैं बहुत सारा मचान, जिसको हम कहते हैं पाड़, जिसको हम कहते हैं, जिसपे चढ़ के वो पेंट कर पाते हैं या काम कर रहे होते हैं, जो भी लेबर है वहां की या जो भी कारीगर हैं वहां पे, तो वो एक मचान बनाया जाता है उस दीवार के साइड में। जैसे घर के बाहर भी पेंट कराएंगे तो वो पहले एक मचान बनाएंगे बांस का यूज करके जनरली, तो नहीं तो कोई सीढ़ी का यूज करेंगे अगर उसका वहां तक पहुंचना है या पेंट करना है तो ये स्कैप फोल्डिंग का मतलब वही है, बस कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। स्कैप फोल्डिंग मतलब यहाँ पे पाड़ या मचान से है, पाड़ या मचान, यानी ये टेम्परेरी हेल्प है। जिंदगी भर थोड़े ना पेंट करने के लिए पेंट हो गया घर के साइड में, अब जीवन भर थोड़े ना बिल्डिंग बन गई, अब पाड़ थोड़े ना बांध के रखेंगे, है ना। वो तब के लिए जरूरत पड़ती है जब वो काम हुआ नहीं है, शुरुआत में जरूरत पड़ रही है, या जहां दिक्कत है वहां जरूरत पड़ रही है कि भाई उड़ के तो इंसान कर नहीं सकता पेंट, कुछ तो मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, फलक बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक, फिर तीसरी चीज आती है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO बोल दिया जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, M फॉर मोर, K फॉर नॉलेज, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब ज्यादा जानने वाला अन्य, ज्यादा, इसको ऐसे ही लिख लेना, जानने वाला या वाली, जो भी आपका मन करे, अन्य, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो अन्य है, मतलब आप नहीं, आपके अलावा कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन दोस्त यार पड़ोसी, कोई भी कोई आपका जानकार ना भी हो तब भी चलेगा, बट वो आपसे ज्यादा जानता हो। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें हम, हाँ खेतों में भी बांधते हैं, एग्जैक्टली, जिसपे बैठ करके आप देख सकते हैं कि भैया जो जंगली जानवर हैं वो सब तो नहीं खा रहे हैं आपकी फसल को एंड ऑल, तो वो हेल्प करती है। मचान क्या करती है, हेल्प करती है। लेकिन ये मचान हेल्प करेगी और ये मोर नॉलेजेबल अदर भी हेल्प करेगा। कोई कह रहा है इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको कैसे मिल जाता है, अरे बस कृपा है आपकी। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा जानता होगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर का भी काम और स्कैफोल्डिंग का भी काम कहां है, इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, संभावित विकास का क्षेत्र के यहां तक की संभावना है कि आप में विकास हो जाएगा यदि मदद मिल जाए, उसको ZPD कहते हैं। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चाय वाय तो नहीं पीनी किसी को, चलिए। अगर ज्यादा एज की जरूरत बिल्कुल नहीं होती MKO में, ये एकदम गलत फहमी है, फिर मैं और आप आज पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि अगर क्राइटेरिया एज डिग्री और ये सब होता तो फिर कोई अंत तो बचता नहीं है हमारे देश में, तभी देख रहे हैं हम इतनी ज्यादा समस्याएं भी हैं। ZPD की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी, ZPD की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमल, वो याद करो एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में जो हम पढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका। कोई कह रहा आप शुगर फ्री चाय पीते हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं इतना कुछ ध्यान नहीं रखती हूँ, बट बेसिक ध्यान रखती हूँ। मैं मीठा वैसे ही इन जनरल ज्यादा नहीं पीती हूँ या खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ही है ऐसा।
और थोड़ा बहुत जो खा भी लेती होंगी पहले बिना सोचे समझे, वो और कॉन्शियसली भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मीठा हमें पता ही है कोई फायदेमंद चीज नहीं है। बट ऐसा नहीं है कभी मेरा मन कर रहा तो मैं रोक के बैठ जाऊं खुद को कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं खाना, वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही मेरे नेचर में ये नहीं है कि मुझे पता है कि मैं मीठा खाऊंगी भी तो मैं कितना खा लूंगी, है ना। तो मैं कम शुगर का इस्तेमाल करती हूँ। वो मैंने अपना बचपन में ज्यादा पी लेती थी जब मैं गाँव में थी। अभी हमारी बात कहीं से कहीं चली गई, बट हेल्थ से संबंधित बात है, कर लेते हैं, है ना। तो जब मैं गाँव में थी तो ज्यादा मीठे वाला दूध भी मैं पी लेती थी कंपैरेटिवली आज के कंपैरिजन में। और फिर वो धीरे धीरे अपने आप कम होता गया, वहीं पे कम हुआ, फिर बाद में और कम हो गया। तो दिमाग में ऐसा बन गया कि अब ज्यादा मीठा, ज्यादा नमक, ये सब संभव ही नहीं है। बिना मीठा बिना नमक चल जाएगा, बट ज्यादा नहीं, ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा। मम्मी की हेल्थ बेटर है यार। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित, ये जितनी बार बोला जाएगा ना दिमाग में बैठेगा ये। इसको ऐसे मत सोचना कि यार ये बात तो सुन ली, है ना। ये जो गिफ्टेड लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा, संभावित विकास का क्षेत्र। अभी इसमें कंफ्यूज मिलेंगे कई लोग, जबकि इतना स्लो लेकर के चल रही हूं मैं। संभावित विकास का क्षेत्र क्या है भाई? आप यहां खड़े हुए हैं और इस दायरे में, इस सर्कल में आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आप कहीं खड़े हुए हैं और उस दायरे में आपको सब कुछ आता है। बात सही है क्या? ये एक दायरा है जिसके अंदर आपको सब कुछ आता है, ठीक है। सेल्फ मतलब इसके अंदर की जो भी चीजें वो आप स्वयं कर सकते हैं। सीडीपी में 21 नंबर आप खुद ला सकते हैं, ठीक। ये क्या हुआ? ये आपका सेल्फ का दायरा है कि आप स्वयं कर सकते हैं। ये क्या दायरा हुआ? आपका खुद का दायरा हुआ कि आप स्वयं कर सकते हैं, है ना। बाहर की मदद की जरूरत नहीं है इस दायरे में आपको। अब इसके बाहर भी तो एक सर्कल होगा जिसमें आपको मदद की जरूरत होगी। उसी सर्कल की बात हम यहां कर रहे हैं कि यार इसके बाहर एक सर्कल होगा जहां मदद मिल जाए तो आप आगे तक जा सकते हैं, है ना। जहां मदद मिल जाए तो आप आगे तक जा सकते हैं। बात सही है या गलत है? मतलब आपकी संभावना है यहां तक पहुंचने की। ये ZPD है आपका, लेकिन स्वयं से नहीं पहुंच पा रहे, किसी की मदद से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब इतना तो आपको आता है, आप 20 नंबर खुद से ले आते हैं जब 30 में से सॉल्व करते हैं, और कुछ तुक्के से लाते हैं, कुछ आपको समझ में आ चुका है। लेकिन इसके बाहर आपको 25 नंबर तक पहुंचने में सर में दर्द हो जा रहा है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ला आप 30 सकते हैं। आपके अंदर संभावना है कि आप 30 तक का विकास आपके अंदर हो सकता है। सीडीपी की बात कर रहे हैं। तो उस केस में अगर मैं देखूं तो कब लाएंगे? हेल्प मिल जाए किसी की। आपने क्या किया? कोर्स ले लिया। आपने क्या किया? कोर्स ले लिया। तो हेल्प कहां मिलती है? स्कैफोल्डिंग, मचान की जो मैं अभी बात कर रही थी उसका उदाहरण इसीलिए दिया था कि वो स्कैफोल्डिंग, वो मचान कहां मिलती है? उस दायरे में जहां बच्चा जो काम स्वयं से नहीं कर पा रहा मदद से कर पाएगा, ताकि संभावना बढ़ जाए। यहां पे संभावना बढ़ जाए उसके सीखने की। तो वो जो संभावना है 30 नंबर लाने की वो ले आएगा, बजाय कि उसको स्कैफोल्डिंग मिल जाए। स्कैफोल्डिंग क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। मैं आपकी टेम्परेरी हेल्प कर रही हूं, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर ले रहे, तब तक। पेपर में तो मैं नहीं जा रही हूं, पेपर में आप जाएंगे। इसका मतलब जो संभावना थी कि आपका विकास इस बाहर वाले गोले तक हो सकता था, वो किसी की मदद से पूरी हो जाएगी। अब इस प्रक्रिया को, इस मदद की प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ हेल्प को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना जरूरी, नहीं तो अभी आप MQ में कंफ्यूज मिलेंगे। प्रोसेस ऑफ हेल्प, ये जो टेम्परेरी हेल्प है, मैं लिख भी देती हूं यहां पे, टेम्परेरी हेल्प। ये जो टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस है इसको स्कैफोल्डिंग या मचान कहते हैं, यानी अस्थायी मदद की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया। ये अस्थायी मदद देने वाले व्यक्ति को MKO कहते हैं। यानी मैं क्या कहलाई? MKO कहलाई। यहां पे CDP में आपके लिए गणित में उदय सर हो सकते हैं, EVS में विवेक सर हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति है, मदद देने वाला व्यक्ति या कोई टेक्नोलॉजी, मदद देने वाला व्यक्ति अथवा टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा आम और आसान भाषा में क्या समझें? क्योंकि लैंग्वेज यहां इसलिए बहुत बड़ा मैटर नहीं करती क्योंकि आपको पेपर में सब्जेक्टिव पेपर नहीं है,
आपको समझ में आ जाए तो आप लिख के आ जाएंगे। तो ये MKO क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानने वाला व्यक्ति, ये आपके लिए इस हेल्प की प्रोसेस में खड़ा हुआ होगा, हेल्प देगा। तो मदद देने वाला व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर, और ये मदद कहां दी जाती है, ZPD में, संभावित दायरे में, जहां संभावना है, क्योंकि इसके बाहर भी एक दायरा होगा, है ना। देखिएगा इसको, इसके बाहर भी एक दायरा होगा जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, चाहे मदद मिले चाहे मदद ना मिले, कुछ भी हो, आप यहां नहीं पहुंच सकते। जो थर्ड दायरा है वो आपके लिए, ये तो इन्होंने पूरा ही रेड जोन कर दिया, है ना, वो क्या है, आपके लिए असंभव है वहां तक पहुंचना, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है वो यहां तक नहीं पहुंच सकता, ये उसकी पहुंच के बाहर वाला दायरा है। यहां तक पहुंच सकता है यदि मदद मिल जाए, इसके अंदर तो वो स्वयं कर लेता है चीजें। ठीक है ना। एक्चुअल डेवलपमेंट, हालांकि वाइगोस्की ने इसके बारे में बात नहीं की, बट ये स्वयं से करने वाला है कि उसको पता है इतना, तो वो एक्चुअल में खुद से ही कर लेता है। ZAD कह देते हैं इसको कई बार। और ZPD क्या है, खुद से करना और किसी की मदद से करने के बीच का डिफरेंस है, गैप है। तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ पर्सन कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद द हेल्प ऑफ समवन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया शगुफ्ता, क्लियर है। अभी आएंगे, डोंट वरी, मैं ये आपको डायग्राम से समझाऊंगी, अभी मैंने बस आपको थोड़ा सा समझाया। अब ये तीनों बातें कुछ तो समझ में आ गई होंगी कुछ हद तक। देखना एक बार, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, संभावना है, आप सीटेट मस्त तरीके से क्रैक कर जाएंगे। ये क्या है, संभावना है। अब इस संभावना के दायरे में एक व्यक्ति चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी मदद लेकर के आप क्या कर लें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ये नॉलेज को बढ़ाने में जो मदद मिल रही है, इस मदद की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प। वो जो मचान का पाड़ का उदाहरण दिया था मैंने आपको, आप छत से सामान उतारने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो सीढ़ी साधन है। इसी तरह से स्कैफोल्डिंग क्या है, प्रोसेस है, टेम्परेरी हेल्प की। आपने बच्चा जहां जिस पॉइंट पे अटका वहां उसको हिंट दे दी, जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है समझने में उसको दोबारा से समझा दिया। मुझे पता है आप ZPD में कंफ्यूज होंगे तो मैं धीरे चल रही हूं, तो ये स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस है जो MKO मेरे द्वारा दी जा रही है। MKO आपसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है वो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी, बस उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सीख रहे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं आगे। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 3 सर्कल्स हैं यहाँ पे। क्या है, 3 सर्कल्स हैं। एक सर्कल में, एक सर्कल A है जिसको एक्चुअल डेवलपमेंट कह देते हैं। अ लर्नर जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली, व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो आएगा इस A के दायरे में, सेल्फ वाले, जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि आप खुद से कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, कई सारे सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आप करने बैठेंगे तो 2-4 नंबर तो ले आएंगे ना। तो ये हुआ एक्चुअल दायरा कि जितना आपको पता है। ए दर्शाता है स्टफ लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली, स्वयं से, बिना मदद के। भाई अगर आप 30 में से 5 नंबर खुद से ले आते हैं तो वो आपकी बिना मदद के है। ठीक, वो आपने पहले से सीखा है, वो कहीं से भी सीखा हो, किसी की मदद से सीखा हो, बट इसका मतलब ये है कि आज सीटेट क्रैक करने के लिए आपके 80 नंबर आ जाते हैं, बट आपको थोड़ा और अच्छे से चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो ऋषिका, जैसे महाभारत में अर्जुन जो है वो अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, वो एक तरह की मदद है, वो स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस है, वो मोर नॉलेजेबल अदर है वहां पे, है ना। और वो अर्जुन की संभावना के दायरे में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, वो युद्ध लड़ना, उसमें अच्छा परफॉर्म करना, है ना, वो उसकी एक्सपर्टीज में है। हालांकि वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं बढ़ा दे रहे हैं, बट माइंडसेट ऑफ कोर्स अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। देखिए तो बात आपकी ठीक है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल चल जाएगा। देखिए फिर आता है ZPD। अब इसके बाहर आता है ZPD, ये ध्यान रखना जरूरी है, जो आप खुद से कर सकते हैं उसके जस्ट बाहर ZPD है कि आपको अगर मदद मिल जाए तो उससे भी आगे जा सकते हैं आप, है ना। तो आप ये देख रहे हैं, तभी तो आप बच्चे का ट्यूशन लगवाते हैं कि यार इतना तो कर पा रहा है, यहां पे भी जा रहा है, बट कुछ एक्स्ट्रा संभावना बढ़ जाएगी। तो संभावना तो है आपकी इस सेकंड दायरे तक जाने की, लेकिन आप खुद से यहीं पे खड़े हुए हैं। अगर किसी की मदद मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इसी को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहां संभावना है आपका विकास यहां तक हो सकता है, बशर्ते सही रिसोर्सेज, सही मदद, सही एजुकेशन मिल जाए। अब ये 2 तरीके से मिलती है। ZPD क्या है, स्टफ लर्नर्स कैन डू विद सपोर्ट। ये वो स्टफ है जो आप किसी मदद की या मदद से या सहायता से कर सकते हैं किसी की, मतलब
जो ZPD है वो डिफरेंस हो गया किसके बीच का, बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन इंडिपेंडेंटली डू, यानी खुद से जो आप कर सकते हैं और जो आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर जो है ZPD हो गया। हाँ ठीक है शिवानी, बिल्कुल सही एग्जांपल्स दे रहे हैं आप। अब B एक दायरा है जो इनके बाहर है। अब यहां पे चाहे बच्चे को मदद मिल जाए, कल को आप साइंटिस्ट थोड़ी बन जाओगे मेरी मदद से, मैं खुद नहीं बनी, मतलब वो क्षेत्र भी नहीं रहा उधर, बट बात एक एग्जांपल है। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि जो आपके दायरे में ही नहीं है वो भी आप एक दायरा है उसके बाहर आपको पता है कि यार इसके बाहर तो हेल्प से भी नहीं सीख पाऊंगा, है ना। तो स्टफ लर्नर्स कांट डू इवन विद दी सपोर्ट, यानी उनको सपोर्ट भी मिल जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वो दायरा हो गया, ये रीच से ही बाहर है, इससे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमारा फोकस है ZPD पे। और मजे की बात यह है कि आपकी एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, आपके अंदर जो क्षमताएं होती हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि आप की क्षमता ऑलरेडी बढ़ चुकी हो, फिर आपको लगे यार नहीं ये भी मेरे दायरे में है, सीखने के दायरे में है। ऐसा होता है ना, कई लोग, माय फादर यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स कि बेटा इस नौकरी से शुरू किया था, इतनी एक कोई छोटी सी जॉब ली थी, उसके बाद फिर मान लीजिए ऐसा होता है ना, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, किसी ने एक सरकारी नौकरी ली है ना, चाहे वो SSC में ली हो, क्लर्क में ली हो, फिर बाद में देख रहे हैं आप जाकर के वो UPSC तक पहुंच रहा है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बट उस व्यक्ति ने अपने उस संभावित विकास के दायरे को बढ़ा लिया। ठीक है ना, क्लियर है? वेरी गुड आशा, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां पे हमारे लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, ज्यादा ज्ञान में नहीं जाना। ZPD वो दायरा जहां संभावना है कि हमें किसी की मदद मिल जाए तो विकास हो जाएगा या हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस ZPD में ही स्कैफोल्डिंग दी जाती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। स्कैफोल्डिंग क्या है? बच्चा किसी स्टेप पे फंस रहा था क्वेश्चन करते हुए, आपने उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, या तो आधा सॉल्व कर दिया, या फिर हिंट दे दिया, एक स्टेप सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व नहीं किया। बच्चे को बैसाखी नहीं दे देनी है, बच्चे को खुद से चलने सीखने देना है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया, टेम्परेरी हेल्प देंगे आप उसको जहां जरूरत पड़ेगी। और ये देगा कौन? ये देगा मोर नॉलेजेबल अदर, आपके टीचर्स, बच्चे का कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मम्मी हो सकती है घर पे, जहां पे वो अटके उसको वो स्कैफोल्डिंग दे दें। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना आपने जान लिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हाँ, बुक भी स्कैफोल्डिंग का काम कर सकती है कई बार, वो डिपेंड करेगा, मान लीजिए वो डिपेंड करेगा ना एज पे। भाई आज मैं इतनी बड़ी हूं, अगर मेरी एज और समझ के अनुसार मैंने इतना पढ़ लिया है, चीजें जान ली हैं, व्हाटएवर, मतलब जितना भी, कम ही जाना है, कितना भी जान लो कम ही है, तो उस केस में अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो हो सकता है मैं कुछ जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होंगी वहां बैठ करके पढ़ूंगी। मेरे पास इतनी किताबें भरी हुई हैं घर में, उनको निकाल करके समझने की कोशिश करूंगी। तो मेरे लिए वो मोर नॉलेजेबल अदर उस टाइम पे वो किताबें हो जाएंगी, स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस वो दे रही है। ठीक, चलिए खैर, अब इसका एक और आसान उदाहरण समझ लीजिए। ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी साइकिल चलाना बच्चे के सीखने की संभावना के क्षेत्र में है। ठीक, स्कैफोल्डिंग मिल जाए बशर्ते, यानी हेल्प मिल जाए। स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प कौन देगा? ये पूरा इंटरनेट आजकल यही एग्जांपल्स यूज करने लग गया है, ये हम जमानों से यूज करते जा रहे हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर देगा स्कैफोल्डिंग। मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? पिताजी, है ना, उनको साइकिल चलाना आता है, नहीं भी आता है तो पकड़ तो सकते ही है ना पीछे से। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली उस क्षेत्र में ज्यादा जानता होगा आपसे वो व्यक्ति, है ना। तो अब ये क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर ने स्कैफोल्डिंग दी। तब तक साइकिल को पकड़ते थे पीछे, जब तक आप खुद नहीं चलाने लगते, और खुद चलाना शुरू करते थे, भाग जाते थे, आगे निकल जाते थे, पीछे देखते थे, छोड़ दिया। टेम्परेरी हेल्प। आजकल तो साइकिल दूसरे तरीके की आ गई है, बट ये देखिए, अब बच्चे को पिताजी ने यहां से छोड़ दिया क्योंकि वो खुद से चला पा रहा है, तो उसका ZPD में विकास हो रहा है। स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस शुरुआत में दी जाती है, बीच में जहां मदद की जरूरत पड़े। स्कैफोल्डिंग किस किस फॉर्म में दी जा सकती है? हिंट दे सकते हो आप बच्चे को, कोई क्यू दे सकते हो, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे सकते हो कि आपने पूरा नहीं समस्या को सॉल्व किया, उसको मौका देना है आप सीखने का, सॉल्व प्रॉब्लम दे सकते हो, किसी स्टेप पे अटके तो बता सकते हो। तो ये सारी चीजें स्कैफोल्डिंग में आती हैं। जैसे आप किसी को बैट पकड़ना सिखा रहे हो, है ना, स्कैफोल्डिंग दे रहे हो कि बेटा ऐसे पकड़ते हैं। आपका कोच हो सकता है, आप कैरम में स्ट्राइकर को ऐसे सिखा रहे हो स्ट्राइक करना, तो ये क्या है? स्कैफोल्डिंग दे दी आपने अपने भाई बहन को। ठीक है ना। जब बच्चा माँ बाप को फोन चलाना सिखा रहा है आज के समय में, जबकि माँ बाप एज में बड़े हैं, लेकिन बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर हो गया कहां पर? फोन सिखाने वाले फील्ड में, क्योंकि बच्चे को ज्यादा जानता है वो उस फील्ड में।
हो सकता है इन जनरल किसी और क्षेत्र में माँ बाप ज्यादा जानते हो भाई, हो सकता है आप गणित में मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन सीडीपी में मैं आपको मदद ज्यादा दे पाती हूँ, ठीक है ना। मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे बता दूंगी मैं आज एक बार डिस्कस करके। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये बात हम कर चुके हैं, ये बस इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner। ये मैं हिंदी में भी लिख के दे दूंगी, डोंट वरी। जैसे विभीषण ने स्कैप फोल्डिंग दे दी राम जी को, कह सकते हो, कुछ क्षेत्र में बिल्कुल कह सकते हो। तो वाइगोस्की सीज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज द एरिया वेयर द मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस शुड बी गिवन। बच्चे की स्किल्स डेवलप हो जाए, इसलिए जेडपीडी वो एरिया है जहां गाइडेंस दी जानी चाहिए, जहां स्कैप फोल्डिंग दी जानी चाहिए मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति वो है जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा एबिलिटी है उस क्षेत्र में सीखने वाले व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर टास्क में। आपकी मम्मी आपको खाना बनाना सिखा रही है, हो सकता है उनकी ज्यादा क्षमता हो उस क्षेत्र में, या होगी ही। हो सकता है आपको फोन अच्छे से चलाना आता हो, आपको कैरम अच्छे से खेलना आता हो, ठीक है ना। तो एमकेओ क्या होता है, इज दैट इनकी बस एक ही शर्त है एमकेओ की, एज से फर्क नहीं पड़ता वाइगोस्की को, क्योंकि ये तो जेनेटिक्स को, स्टेज को, एज को महत्व नहीं देते। ये कह रहे हैं कोई भी कुछ भी सीख सकता है, सही सपोर्ट, सही माहौल होना चाहिए, सही इंटरेक्शन होना चाहिए। सिखाएंगे, बताएंगे एनईपी। एमक्यू इज दैट दे मस्ट हैव और बी प्रोग्राम्ड विद मोर नॉलेजेबल अबाउट द टॉपिक बीइंग लर्न देन द लर्नर डज। यानी जो सीखने वाला जितना जानता है उससे ज्यादा जानता हो एमक्यू, बस यही शर्त है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं वाइगोस्की के बारे में, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा कुछ और पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में कई लोग पढ़ते नहीं है, बट पेपर में ये आ जाते हैं, समझते हैं। टीचर इज अ एमक्यू फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कह सकते हो आप, ठीक है जी। अगर हम बात करें, हिंदी में बता चुकी हूं मैं, ये सारी बातें बता चुकी हूं अभी हिंदी इंग्लिश में लिख के पूरा एक्सप्लेन करके, डोंट वरी। और इसको भी मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगी, बस थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार एक ही साथ मिल जाए सारी पीडीएफ। देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं वाइगोस्की, जो उनकी फिलॉसफी में दिख रहा है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में दिख रहा है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी सहयोगात्मक, कोलैब करो, बच्चे साथ में मिलकर के सीख रहे हैं। हमेशा वाइगोस्की के केस में ग्रुप लर्निंग होती हुई दिखेगी आपको। उसका रीजन है क्योंकि वो सोसाइटी कल्चर को बहुत महत्व देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। रेसिप्रोकल टीचिंग, बच्चा टीचर से सीखता है, टीचर बच्चे से सीखता है। जैसे आपने अभी, मैंने आपको उदाहरण दिया एक सीढ़ी का, सामने से किसी ने उदाहरण दिया जी महाभारत में श्री कृष्ण ने जो रोल प्ले किया, तो ये क्या रेसिप्रोकल टीचिंग है। मैं आपसे सीख रही हूं, आप मुझसे सीख रहे हैं, या कुछ भी नहीं तो प्रभावित तो कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है वो चीज मुझे पहले से पता थी या आपको भी पहले से पता थी, लेकिन उस चीज से कनेक्ट कर दिया, ठीक। पीयर ट्यूटरिंग होती है कि आप आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हो, साथी समूह, क्लासमेट से एक दूसरे को पढ़ा रहे हो, सहभागी एक दूसरे को पढ़ा रहे हो। असिस्टिव लर्निंग होती है, जैसे लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं तो असिस्ट करने के माध्यम से सीखना, कि एक बच्चा है, आपने बुला लिया उसको अपनी लैब में, आप लैब के टीचर हैं और वो असिस्ट कर रहा है आपको, तो असिस्टिव लर्निंग है। एक व्यक्ति गाइडेंस देगा आपको, वहां पे गाइडेड लर्निंग होगी। चलिए समझते हैं कहानी है क्या, एक एक करके। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में क्या है भाई, या मतलब वाइगोस्की कह रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। सहयोगात्मक परियोजनाएं यदि दी जाएंगी बच्चों को, जहां वो सहयोग करके सीखेंगे एक दूसरे का, तो वो बेहतर सीख पाएंगे। बात तो सही है। सहयोगात्मक परियोजना यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स दो बच्चों को जिसमें उनको कोलैबोरेशन का मौका मिले, यानी पीयर लर्निंग हो। पीयर क्या होता है, साथी समूह, एक दूसरे के साथ जुड़ के सहयोग करके। एक बच्चे को किसी एक स्टेप के बारे में पता है, दूसरे बच्चों को किसी और स्टेप के बारे में पता है, तो हेल्प से सीख रहे हैं एक दूसरे की। किससे सीख रहे हैं, हेल्प से सीख रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट दे दिया टीचर ने, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ये सारी बातें वाइगोस्की की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। कोलैब में क्या होता है, इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है कोऑपरेशन के मुकाबले। कोऑपरेशन में सहयोग ज्यादा होता है कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अटकेंगे, दूसरा सहयोग कर देगा। कोलैबोरेशन में सब इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, है ना। तो सहयोग यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, बात बराबर ही है, बस हल्का सा अंतर है जो मैंने आपको बताया। रेसिप्रोकल टीचिंग को परस्पर शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, परस्पर शिक्षण कहते हैं। अब ये क्या है, अगर हम परस्पर शिक्षण की बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि टीचर बच्चे को सिखाता है। किसको, बच्चे को, यानी विद्यार्थियों को। टीचर क्या है, विद्यार्थियों को सिखाता है ना।
ठीक है, और शिक्षक अध्यापक जो आपका मन करे, और अध्यापक बच्चे को सिखाते हैं, ये भी है, और बच्चे अध्यापक को सिखाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाई जब आपने कोई एग्जाम्पल दिया तो बच्चे ने भी तो आपसे कुछ पूछा होगा मुड़ करके, फिर आपने कुछ और बात की, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इस प्रक्रिया में। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में ये रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है, परस्पर है, एक तरफा नहीं है। तो टीचर बच्चे से सीखता है, बच्चा टीचर से सीखता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है ना, डिबेट होती है कई बार। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है। यही रेसिप्रोकल टीचिंग है कि दोनों तरफ से चलती है, टू वे कम्युनिकेशन है एक तरह का। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है भाई? सहपाठी शिक्षण कह लीजिए आप इसको, ये पूछा जाता है सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण क्या है? ये बेसिक समझने की बातें हैं, नहीं तो ये अलग से पढ़ाई भी नहीं जाती, कई बार आपको बुक्स में भी नहीं दिखेंगी। सबका डिटेल देंगे क्या मैम? क्योंकि अभी नोट्स बना रहे हैं तो पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया आशा, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मैं पीडीएफ में डिटेल दूं ही दूं, है ना। नोट्स बना रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हाँ हिंदी इंग्लिश में करने की कोशिश पूरी रहेगी, और कोशिश रहेगी देने की भी। एक दिन बैठ करके ना जितनी भी पेंडिंग है वो सारी एक साथ देती जाएंगे। देखिए, नहीं टीचर सेंट्रिक नहीं कहेंगे उसको, चाइल्ड सेंट्रिक ही कहेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक में क्या होता है कि टीचर बच्चे को, बच्चा टीचर को। ऐसा नहीं कि टीचर का कोई रोल नहीं होता चाइल्ड सेंट्रिक में, दोनों एक्टिव होते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या है, एक दूसरे को सहपाठी क्लासमेट्स मान लीजिए या एज मेट्स मान लीजिए, लगभग पीयर्स उनको कहा जाता है जो रफली सेम एज के होते हैं, है ना। पीपल हु आर रफली ऑफ द सेम एज। जैसे आपकी माताजी की पीयर आपकी आंटीज हो सकती हैं आसपास की, आपके पिताजी के पीयर आपके अंकल्स हो सकते हैं आसपास के, या फिर आपके पीयर्स आपके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट्स, ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, यानी जो सहपाठी हैं आपके, है ना, एज मेट्स हैं, लगभग सेम एज के होते हैं। आपकी बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे हो सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, एज मेट्स हैं एक तरह से। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका पीयर ग्रुप वो भी हो जाता है जो आपकी एज से बड़े हैं, बट ऐसा रेयर केस में होता है, और वो गिफ्टेड बच्चों के केस में भी होता है, या फिर गलत संगति में भी ऐसा हो जाता है कई बार। चलिए खैर गलत में तो क्या ही कहें, वो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ क्लासमेट्स और एज मेट्स की, तो ये सब आपस में पढ़ा रहे हैं, यानी एक बच्चा है ए, इसको मैथ्स अच्छा आता है तो ये बी को पढ़ा रहा है, बी को इंग्लिश अच्छी आती है तो वो इंग्लिश ए को पढ़ा रहा है। ये हुआ पीयर ट्यूटरिंग। आपने कहा कि पीयर क्या हो सकता है, पीयर असेसमेंट भी हो सकता है, कि आपने कहा दो बच्चों का ग्रुप है कि एक दूसरे में आपस में एक दूसरे की कॉपी चेक कर लो, बताओ कितने नंबर दोगे एक दूसरे को। तो ये पीयर ट्यूटरिंग है या पीयर असेसमेंट है कि आप साथी समूह से ही चेक करा रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां कंफर्ट भी होता है, सीखते भी हैं बच्चे। फोर्थ है आपका असिस्टिव लर्निंग। ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं इस थियरी से जुड़े हुए। असिस्टिव लर्निंग, जिनमें वाइगोस्की विश्वास रखेंगे, सहायक शिक्षण, यानी ये गाइडेड लर्निंग भी आप इसको कह सकते हो, गाइडेड इंस्ट्रक्शन कह सकते हो। मतलब यहां आपको गाइडेंस मिलेगी, असिस्ट करेगा कोई व्यक्ति। भाई आप ट्यूशन में हैं, स्कूल में हैं, आप किसी स्टेप पे अटक गए, तो आपके जो भी टीचर हैं वो आपको असिस्ट कर रहे हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। आप पौधे लगाने जा रहे हैं तो आपके साथ असिस्टेंस के लिए स्कूल में से कोई जा रहा है, माता जी हैं असिस्ट करने के लिए, आप रोटी बनाना सीख रहे हैं। तो ये असिस्टिव लर्निंग गाइडेंस के अंडर होती है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन है, जहां आप एक इंटर्न की तरह काम करते हैं। अब इस थियरी के एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं ये समझेंगे। हाँ, हिंदी में मिलेगा पीडीएफ, डोंट वरी। एजुकेशनल इंप्लीकेशन की, बट आप कोशिश करिए अगर नोट्स बनाने तो बेहतर है। ये एजुकेशनल इंप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है, वाइगोस्कीज थियरी आल्सो फीड इनटू द करंट इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोग करके सीखने में, सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर्स शुड हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, यानी जो आप ग्रुप बना रहे हैं वो मिक्स्ड एबिलिटी वाला होना चाहिए। अगर 5 बच्चे हैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप लर्निंग को वाइगोस्की बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो समाज का ही हिस्सा है, ठीक। तो अगर हम बात करें 5 बच्चे हैं तो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। एक टॉपर भी हो सकता है, दूसरा एवरेज बच्चा हो सकता है, तीसरे को हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, चौथा किसी और चीज में अच्छा हो, तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेंगे, ठीक है ना। तो मोर एडवांस्ड पीयर्स, वो सहपाठी जो आपसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा एडवांस्ड हैं, वो बाकी बच्चों को के साथ सीख पाएंगे, एडवांस्ड मेंबर्स वहां ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है।
Vygotsky is relevant to instructional concepts such as scaffolding. Scaffolding में क्या होता है? A teacher or more advanced peer helps to structure or arrange a task that a novice होता है नया व्यक्ति, न्यू बी कहते हैं जिसको पबजी की भाषा में, कैन वर्क ऑन इट सक्सेसफुली। ये सब मैं बता चुकी हूँ, आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं कि इसका अगर क्रिटिसिज्म आ जाए, थियरी की आलोचना आ जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर हम देखें इस थियरी का, अगर हम आलोचना देखें किसकी? वाइगोस्की की। जैसे प्याजे की आलोचना क्या थी कि भाई कुछ बच्चे कम एज में भी सीख जाते हैं, जो प्याजे कह रहे हैं 2 से 7 वर्ष में आएगा, हो सकता है कि 7 से 11 में आएगा, वो चीज 5 साल के बच्चे को आ जाए अगर सही माहौल मिले तो, या उसके जीन्स उस तरह के हैं तो यहां पे आलोचना क्या है? द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोस्कीज वर्क कंसर्न्स द अजम्पशन, इन्होंने ये मान लिया है वाइगोस्की ने कि इट इज रेलेवेंट टू ऑल कल्चर्स, मतलब दुनिया के हर कल्चर में ये थियरी वर्क करेगी, ऐसा मान लिया है किसने? वाइगोस्की ने। हर एक संस्कृति पे लागू होती है ये, जबकि कई बार अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजें होती हैं, कई जगह पे संस्कृति ही ऐसी हो सकती है जो आपको बढ़ावा देने की जगह पीछे खींचे। ठीक, तो ये यूनिवर्सल सभी कल्चर्स पे लागू होती है, ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। Indeed, in some instances, observation and practice may be more effective ways of learning certain skills. ये कह रहे हैं कि ये मान सकते हैं हम कि जो प्रैक्टिस है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो एक बेहतर तरीका है कुछ कौशलों को सीखने का। आपको मेहंदी लगानी सीखनी है, आपने देख लिया, आपने कुछ और सीखना है, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिस की उस चीज की, हो गया काम। ये बात एकदम सही है, लेकिन हर एक कल्चर पे थियरी लागू हो रही है, ये कहना थोड़ा सा आलोचना का पात्र बन गए वाइगोस्की यहां। इसका एक और क्रिटिसिज्म है जो चलता है कि वाइगोस्की ने, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं दे भी दूंगी, वाइगोस्की ने क्रिटिसिज्म में एक चीज ये भी आती है कि वाइगोस्की इग्नोर्ड द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं भाई? यानी जैविक पक्षों को इग्नोर कर दिया वाइगोस्की ने। जैविक या जेनेटिक कह सकते हो, जैविक पक्षों की अवहेलना लिख लीजिए या जो मन करे, इसका मतलब यह है कि इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया कि इनकी थियरी में जो बायोलॉजिकल कल्चर और सोसाइटी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो जीन्स है, जो हेरिडिटी है, उसको महत्व नहीं मिला बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि हेरिडिटी का कोई रोल ना हो। ठीक, तो ये वाइगोस्की कह रहे हैं, ये इनकी आलोचना में शामिल होता है। ठीक है जी, क्लियर है? मैचुरेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, परिपक्वता की करें, एज से पहले सिखा सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है कि हम स्पीच को जब भरते हैं, इंटरनलाइज करके एक समझ बनाते हैं, तो इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं, वैसे ही रेयर पूछा जाता है। इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच, ठीक, ये क्या है? आत्मसात करना, वाक्य को या भाषा को आत्मसात करना। ठीक है, चिंपैंजी में प्रयोग किया था आपके वोल्फगैंग कोहलर ने जर्मनी के एक आइलैंड पे, बट वो आपके काम का नहीं है, सीटेट के लेवल पे, बाकी सब में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच, भाषा को आत्मसात करना, यानी व्यक्ति जब एक डिस्कशन या डिबेट चल रहा होता है तो सामने वाला जो कह रहा है, कई बार हम या सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं उसको अपने अंदर भर के और अपनी एक समझ पैदा करते हैं, उसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं। इंटरनलाइजेशन का मतलब है आत्मसात करना, भरना अपने अंदर कुछ। तो समाज में, संस्कृति में जो चल रहा होता है उसको भर के हम अपनी एक समझ बनाते हैं, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन, बस एक डिफरेंस बता दो प्लीज। पूजा, अभी कल परसों मैंने ये यूट्यूब पे भी बताया था। देखो, इंक्लूसिव का मतलब है हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर लिया। एक्सक्लूसिव का मतलब है 5 बच्चे जो टॉपर थे उनको अलग कर दिया, 5 बच्चे जो कम नंबर लाते हैं उनको अलग कर दिया, मतलब, या फिर जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उन बच्चों के लिए अलग स्कूल, जिन बच्चों को चलने में दिक्कत है उनके लिए अलग स्कूल में डाल दिया उनको, तो वो एक्सक्लूसिव हो गया, यानी अलग। जैसे ये डील्स नहीं देते हैं एक्सक्लूसिवली इतने % ऑफ सिर्फ आपके लिए, तो ये एक्सक्लूसिव मतलब कुछ लोगों को साइड कर दिया, अलग थलग कर दिया। इंक्लूसिव में हर किसी को जोड़ दिया जाता है।
चाहे कोई भी अंतर हो। तो ये इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी भाषा को आत्मसात करके हम अपने अंदर भर लेते हैं और फिर अपनी एक समझ बनाते हैं। एक डिबेट में ऐसा हो सकता है कि हम अपने अंदर बहुत सारी चीजें भरते हैं ना, जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा है, जैसे बात करने का तरीका भी आपका वैसा हो जाता है जो आपके आसपास के लोग जैसे बात करते हैं, है ना। जिस कॉलेज से माउस पे किसने किया, अरे बहुत दुखी हो यार, ये सीटेट वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊंगी, है स्किनर। बट आपको स्किनर से क्या लेना देना, आप अपना सुकून का जीवन जी लो, फिर आना पेडागोजी स्पेशल में सीटेट क्लियर करके बताएंगे। अब सारी अभी सारी वो आएगा चैप्टर, डोंट वरी। चलिए फिर आज का सेशन तो इतना ही रखेंगे, यही शॉर्ट में आज वाइगॉस्की को समझ के हमें, और इसकी प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ इनकी प्रैक्टिस, कोशिश करूंगी वो सेशंस भी इधर ही डलवा दूं। तो ये एक बेसिक बात हो गई, वो प्रैक्टिस के सेशंस हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना कराया जा रहा है उतना अगर आप कर लेते हो मोर देन लगभग सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, और सीटेट में तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में क्या डिफरेंस है प्लीज बताओ। करियर बेस्ट है, बेस्ट टीचर। ऐप इतना बस चलता है, वीडियो इतनी मुश्किल से डाउनलोड होती है। अनस इस पे मैं बात करूंगी कि अगर ऐसा है तो आपका इंटरनेट थोड़ा ठीक है कि नहीं, वाईफाई लगवा लो यार, थोड़ी सी मेहनत करके, कोशिश करके, क्योंकि दिन भर वीडियो देखोगे तो डेटा तो खत्म हो ही जाना है बिल्कुल, है ना। देखिए तो कोई बात कर रहा था किसके बारे में, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के बारे में। देखो कोलैबोरेशन में थोड़ी इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, आपको उंगली पकड़ के ही बताई जाए हर चीज, खुद से करके दिखा दी जाए वो जरूरी नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां, जैसे एक टीम मेंबर्स हैं, जैसे एक क्रिकेट टीम खेल रही है तो वो कोलैब करके और इंडिपेंडेंटली खेल रहे हैं, साथ में मिलकर खेल रहे हैं। कोऑपरेटिव होता है कि जब आप कहीं अटक रहे हैं तो आपको वहां पे मदद दे दी जाएगी या फिर ज्यादा मदद दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे है, इसको सही शब्दों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बट आप इतना मान सकते हो कोलैबोरेटिव में इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, आप साथ में आ रहे हैं और काम करेंगे। कोऑपरेटिव में सहयोग की भावना थोड़ी ज्यादा होती है, कोलैबोरेटिव से, कोलैबोरेटिव में भी होती है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आज इतना ही करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए पियाजे और वाइगॉस्की में डिफरेंस बताया ना, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, एज को मैटर नहीं देते, जबकि जो पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो एज को महत्व देंगे, वो स्टेज को महत्व देंगे। इसके अलावा डिसकॉन्टिन्यूअस है उनके लिए डेवलपमेंट, इनके लिए डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। लिख सकते हो कहीं पे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इन्होंने एज में स्टेज में बांटा ही नहीं है। जिसने बांट दिया एज में स्टेज में, जैसे कि पियाजे, उन्होंने डिसकॉन्टिन्यूअस बता दिया। तो एज पर वाइगॉस्की डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस बोले तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, एक सतत प्रक्रिया है विकास। इन्होंने एज और स्टेज में नहीं तोड़ा है। थॉट और लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था, वाइगॉस्की कहेंगे लर्निंग से डेवलपमेंट होता है और पियाजे कहेंगे डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, ये मैंने पहले बता चुकी हूं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करेंगे थॉट एंड लैंग्वेज में एक चैप्टर है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वाइगॉस्की का मैंने आपको विचार बता दिया था कि ये कहते हैं थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली चलते हैं, फिर 3 साल के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। पियाजे कुछ और कहते हैं, उस पर हम थॉट एंड लैंग्वेज के चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। भाषा से संबंधित कुछ चीजों पे ये अलग हैं, जीन्स को महत्व ना देने के लिए अलग हैं, है ना। लर्निंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग पे ये अलग हैं। डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है पियाजे के अकॉर्डिंग, इनके लिए जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। आप सच में सीडीपी क्वीन है, अच्छा धन्यवाद मैडम। हाँ, एरिक्सन का भी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। जो भी स्टेज की बात करेगा मोटा मोटे तौर पे ये समझने के लिए हम कह सकते हैं, बाकी तो ये पियाजे और वाइगॉस्की के बारे में बात होती है जनरली इस बारे में। चलिए धन्यवाद। डेवलपमेंटल टास्क होता है जिस एज में जो काम होना चाहिए। भाई अगर 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो पानी खुद से उठा के पी ले, अगर वो पानी उठा करके नहीं पी पा रहा है, इसका मतलब वो अपनी उम्र के अनुसार डेवलपमेंटल टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इनका क्रिटिसिज्म इसी बात पे कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो हेरिडिटी से हमें मिला है, जो आनुवांशिकता से मिला है, जो समय के साथ मैच्योरिटी आती है, उन सबको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को, कल्चर को, माहौल को इतना महत्व दे दिया
के एज से पहले सीख जाएंगे हम। कुछ चीजों में वो बात सही भी साबित होती है, कुछ चीजों में गड़बड़ भी होती है।